हेलो एवरीवन। तो आज बच्चों हम डिस्कस कर रहे हैं जो क्वेश्चंस मिले हैं मेमोरी बेस्ड, कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा हमको बताए गए, कुछ सोशल मीडिया से मिले। इन सारे क्वेश्चंस को लेकर के मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और रीजनिंग का जो पेपर आपका आया था उसमें से हम स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर से। हम चैप्टर वाइज प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 2 हमारा जो है वो है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और साथ में ले लेते हैं चैप्टर नंबर 3 भी, क्योंकि दोनों को मिला करके हम कंसीडर करते हैं। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन, दोनों को लेकर के अगर हम यहाँ बात करेंगे तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन, तो मेरे जो देखने में आया है इसके हिसाब से लगभग 15 क्वेश्चन इन दोनों चैप्टर के मिला करके इस साल नवंबर दिसंबर अटेम्प्ट 222 जो है इसके अंदर पूछे गए। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन देखने में आ रहा है वो बेस्ड है रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड के फॉर्मूले के ऊपर। जैसा कि क्लास में पढ़ाते समय मैं हमेशा बताता हूँ कि बेटा ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। फार्मूला होता है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इस क्वेश्चन में हमको मीन दिया हुआ है जो है कि एक मिनट में आपको बताता हूं। मीन इसमें हमको 10 दिया हुआ है, मीन इज इक्वल टू 10 एंड मोड इज गिवन 7। सो मीडियन पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन में हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 7 इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 इंटू 10, तो 20 हो जाएगा। तो 3 मीडियन बराबर 27, सो मीडियन इज इक्वल टू 9। तो इसका जो आंसर है वो 9 आ रहा है। एक क्वेश्चन जो आपने देखा हुआ एग्जाम में वो रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड पर बेस्ड था। ठीक, दूसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें इसी चैप्टर के, अगर हम कंसीडर करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो एक क्वेश्चन में हमको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सीवी ये 30 दिया हुआ है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज 30 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 12, ये हमको गिवन है। ठीक है, और उन्होंने हमसे अरिथमेटिक मीन पूछा है। सीवी दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, मीन पूछा। वेरी सिंपल सा फार्मूला, सिग्मा अपॉन एक्स बार मल्टीप्लाई बाय 100, ये हमने पढ़ा हुआ है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ये हमको 30 गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन 12 है, एक्स बार निकालना है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो एक्स बार के लिए अगर हम 1200 को 30 से डिवाइड कर देते हैं तो आंसर हमारे हाथ में आता है 40। सो मीन इज 40। वेरी सिंपल, जस्ट जैसा कि क्लास में पढ़ाते समय बताया गया था कि स्टैटिस्टिक्स का पेपर बहुत सिंपल रहता है। तो इसका आंसर जो है वो 30 आ रहा है। थर्ड क्वेश्चन की अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। डैश 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 इज बेस्ड ऑन all the observations and dash 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 is based on middle 50% of the observations। दो फिल अप द ब्लैंक्स दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा मेजरमेंट सारी वैल्यू पर बेस्ड है और कौन सा मेजरमेंट मिडिल 50% डेटा पे बेस्ड है। ऑप्शंस क्या दिए गए ध्यान से सुनिए। मीन डेविएशन एंड रेंज, पहला ऑप्शन हमको जो दिया गया है वो है मीन डेविएशन एंड रेंज। दूसरे ऑप्शन में हमसे दिया गया है मीन डेविएशन एंड क्वार्टाइल डेविएशन। थर्ड ऑप्शन हमको जो दिया गया है वो है रेंज एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। और चौथा जो ऑप्शन हमको दिया गया है वो है क्वार्टाइल डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो डेफिनेटली हम जानते हैं कि मीन डेविएशन डिस्पर्शन के 4 मेजरमेंट होते हैं, उसमें मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो सारी वैल्यू पर बेस्ड होता है। क्वार्टाइल डेविएशन इज बेस्ड ऑन मिडिल 50% डेटा ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। सो आंसर इज बी, करेक्ट आंसर जो है वो बी आया है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये फर्स्ट दो क्वेश्चन न्यूमेरिकल की कैटेगरी में चले जाते हैं। ये एक थ्योरी का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चलिए इसी चैप्टर के आया हुआ फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं।
तो इसी चैप्टर में फिर फोर्थ क्वेश्चन जो उन्होंने हमसे पूछा है उसमें उन्होंने हमको x और y को एक इक्वेशन से रिलेटेड किया हुआ है 4x माइनस 10y इज इक्वल टू 20 और हमें मीडियन दिया हुआ है x का, मीडियन ऑफ x का जो मीडियन है वो उन्होंने हमको 10 दे रखा है और y का मीडियन वो जानना चाहते हैं। हम जानते हैं कि इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल हमने पढ़ा है और डिस्पर्शन के सारे ही मेजरमेंट चेंज ऑफ ओरिजिन से अफेक्टेड नहीं होते पर स्केल से होते हैं और सेंट्रल टेंडेंसी के सारे मेजरमेंट जो है दोनों से ही इफेक्टेड होते हैं। यहाँ इक्वेशन दी हुई है, इसमें हम x की जगह पे x का मीडियन रख देंगे तो y का मीडियन हमें मिल जाएगा। तो सर सिंपल हमको कुछ नहीं करना है, 4 इंटू 10 10y इज इक्वल टू 20 कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 40 माइनस 20 इज इक्वल टू 10y। ठीक, सो y is equal to 2, therefore median of y is equal to 2. This is the answer. Just very simple linear relationship दे रखी है और हमें x की वैल्यू पुट करना है 10 तो y की वैल्यू मिलेगी और वो ही जो है y का मीडियन होगा। This is the fourth question, very simple numerical of this chapter, measures of central tendency and dispersion. फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसी चैप्टर का अगला क्वेश्चन एक देखें तो एक क्वेश्चन आया है, वो भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, स्कैनर में आया हुआ क्वेश्चन है कि कौन सी मेथड डिस्पर्शन की ऐसी है नीचे जो दे रखी है जो मेथड ऑफ डिस्पर्शन नहीं है, मेजरमेंट नहीं है। चार ऑप्शन हमको दे रखे हैं। एक दे रखा है स्टैंडर्ड डेविएशन, हम जानते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन इज द बेस्ट मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्शन। मीन डेविएशन भी मेजरमेंट है, रेंज भी डिस्पर्शन का मेजरमेंट है। तो फोर्थ जो ऑप्शन दिया हुआ है वो दे रखा है कॉन्ग्रुएंट डेविएशन मेथड। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन थ्योरेटिकल। कॉन्ग्रुएंट डेविएशन मेथड जो है यूज होती है कोरिलेशन को कैलकुलेट करने के लिए, ना कि डिस्पर्शन को मेजर करने के लिए। तो डेफिनेटली इसमें आंसर जो है वो डी इज द करेक्ट आंसर। तो अभी तक हमने बच्चों 5 क्वेश्चंस देखे जिसमें 2 वेरी सिंपल न्यूमेरिकल्स थे और 3 वेरी सिंपल न्यूमेरिकल्स थे और 2 थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थे। इसके बाद फिर हम इसी चैप्टर का अगर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें जो कि इसी चैप्टर से आता है, तो सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्शन के ये स्टार्टिंग में उन्होंने 5 क्वेश्चंस दिए हुए और उसके बाद फिर सीधे आखिरी में चले जाते हैं। तो उसमें एक फिर थ्योरी वाला क्वेश्चन आता है, मीन डेविएशन इज मिनिमम व्हेन डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम। मीन डेविएशन इज मिनिमम व्हेन मीन डेविएशन इज टेकन फ्रॉम। मीन डेविएशन जैसा कि पढ़ाते समय आपको बताया था, ये स्कैनर में आया हुआ क्वेश्चन है, ये मॉड्यूल में दिया हुआ क्वेश्चन है, ये मेरी बुक में दिया हुआ क्वेश्चन है, ये मेरे द्वारा टेस्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जो हमारे यूनिट टेस्ट होते हैं उसमें ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था टेस्ट पेपर में कि मीन डेविएशन इज मिनिमम व्हेन डेविएशन आर टेकन फ्रॉम मीडियन। मीन डेविएशन हमेशा मिनिमम होता है जब डेविएशन जो है वो मीडियन से लिए जाते हैं। ओके, मीन डेविएशन मेजरमेंट है डिस्पर्शन का जिसको हम मीन से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मीडियन से भी कर सकते हैं, मोड से भी कर सकते हैं, लेकिन ये मिनिमम होता है मीडियन पर। तो दोस्तों 6 क्वेश्चन, 6 में से 3 न्यूमेरिकल, 3 थ्योरी। जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ, क्लास में बोलता रहा हूँ कि यहाँ पर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को काफ़ी वेटेज दिया जाता है एग्जाम में। ये 3 क्वेश्चन ऐसे जिसको आपको सिर्फ पढ़ करके मार्क करना है। अगला क्वेश्चन अगर हम इस पे नजर मारें सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्शन पे, तो वो फर्स्ट क्वार्टाइल उन्होंने हमको दे रखा है Q1 36.50 and third quartile is also given, this is 77.50
और उन्होंने हमसे कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन पूछा है। जस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 मल्टीप्लाई बाय 100। आप इसको सॉल्व कर लेंगे। 77.5 माइनस 56.5 डिवाइडेड बाय 77.5 प्लस 56.5 मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपको इसका। और आंसर इसका कैलकुलेट करने पे जो निकल रहा है वो है 15.67%। दिस इज द आंसर। ये एक न्यूमेरिकल हम बोल सकते हैं कि इस चैप्टर से आया। ओके, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन में मैच कर रहा है। दिस इज द 7th क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। ओके बच्चों, 7 क्वेश्चन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन वाले टॉपिक से अभी तक हम देख चुके, जिसमें से 4 न्यूमेरिकल हैं, 3 थ्योरी आई हुई है। ठीक, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट में इन्होंने काफी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो एक हमको दिए हुए हैं। ठीक, एक क्वेश्चन जो है हमको दिया हुआ है, ये भी सिंपल मीडियन निकालना है। ठीक, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 अगर हम देखें तो 42, 72, 35, 92, 67, 72, 82, 72 के बाद 81 है, 81, 51 एंड 56। 10 ऑब्जर्वेशंस आपको दिए हुए हैं और आपसे मीडियन निकालने के लिए बोला जा रहा है। वेरी सिंपल, सबको आता है। ठीक है, 10 है या 9 है? मीडियन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 9 मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन में टाइपिंग कुछ गड़बड़ हुई है। 1 मिनट रुकिए आप, मीडियन कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन एक ये दिया हुआ है जिसमें मेरे पास जो पेपर है इसमें कुछ टाइपिंग मिस्टेक मुझे दिख रही है। मेरे हिसाब से तो ये 10 वैल्यूज होना चाहिए। 1 मिनट आप मुझे समय दीजिए। दिस इज 42, 72, 35, 92, 67, देन 85 भी है। 67, 85 यहाँ लिख लेते हैं। 85, 72, 81, 51, 56, दीज आर दी वैल्यूज। 10 वैल्यूज है। असेंडिंग ऑर्डर में हम इसको अरेंज करेंगे और असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद 2 मिडिल टर्म हमारे पास आ रही है, 67 एंड 72 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। सो दिस इज 69.5 इज दी आंसर। हम जानते हैं कि अगर ऑड नंबर में वैल्यूज दे रखी होती हैं तो सेंटर वैल्यू मीडियन होती है, और इवन नंबर में दे रखी होती है तो बीच के 2 का 2 मिडिल टर्म्स का हम मीन ले लेते हैं। ये एक 8वां क्वेश्चन, जस्ट सिंपल डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में उन्होंने हमसे मीडियन पूछ लिया है। इससे सरल कोई क्वेश्चन अब हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते एग्जाम में कि पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन जो इस चैप्टर से हमको और देखने को मिलता है वो फिर क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन दे रखे हैं। अरिथमेटिक मीन दिया हुआ है 5 एंड ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू 4। नंबर पता करना है। ऑप्शंस दे रखे हैं 2 एंड 3। डेफिनेटली 2 और 3 का मीन तो 5 हो नहीं सकता है, गलत ऑप्शन है। फिर 2 एंड 8, इसका मीन 5 हो सकता है, तो ये एक हमारे पास चॉइस में आ गया।
तीसरा ऑप्शन दे रखा है 4 एंड 6, इसका भी मीन 5 हो सकता है। और डी ऑप्शन दे रखा है 1 एंड 16, इसका मीन 5 हो नहीं सकता। तो हमारे पास अब आए चॉइस में 2, और ज्योमेट्रिक मीन 4 दिया हुआ है, तो डेफिनेटली ज्योमेट्रिक मीन ऑप्शन सेट हो रहा है 2 इंटू 8 इज इक्वल टू 16 इज इक्वल टू 4। दिस इज द ज्योमेट्रिक मीन, सो आंसर इज बी। जस्ट हम ऑप्शन से अपना आंसर कर लेंगे। ये 2 ऑप्शन तो मीन पे ही फेल हो जाते हैं, बाकी 2 का ज्योमेट्रिक मीन हम निकाल के देखते हैं, तो आंसर जो है वो बी आ रहा है। ओके, 2 एंड 8 आर दी वैल्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें इसी चैप्टर का जो आया है, वेरिएंस दे रखा है x का उन्होंने 17, और आपसे वेरिएंस पूछा गया है y का, और y इज इक्वल टू है 2x प्लस 5। अब जैसा कि आपको मैंने पढ़ाया, हम जब वेरिएंस से कांस्टेंट बाहर लेते हैं तो वो स्क्वायर हो जाता है, तो ये 4 वेरिएंस ऑफ x हो जाएगा। इसका कोई इफेक्ट यहाँ नहीं होगा, बिकॉज वेरिएंस इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन। सो 4 इंटू 17 कर देंगे, सो आंसर इज 68। जस्ट चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल का क्वेश्चन है वेरिएंस का। ठीक है बच्चों, ये 10 क्वेश्चन हम देख रहे हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्सन से आए हुए। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो एक क्वेश्चन फिर जो है आया हुआ है, ऑगिव कर्व वाला क्वेश्चन, लेस देन ऑगिव और मोर देन ऑगिव, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। स्केनर का क्वेश्चन है, लेस देन एंड मोर देन ऑगिव के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर हमको कौन सा एवरेज मिलता है, विच एवरेज इज ऑब्टेन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लेस देन ऑगिव एंड मोर देन ऑगिव। हमारा जवाब है मीडियन। मीडियन इज द एवरेज विच इज कैलकुलेटेड ग्राफिकली। मीडियन को हम ग्राफिकली कैलकुलेट कर सकते हैं ऑगिव कर्व की सहायता से। ये लेस देन ऑगिव कहलाती है, ये मोर देन ऑगिव कहलाती है, और दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जो है वो हमको मीडियन मिलता है। एक बहुत ही ट्रेडिशनल, कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन यहां पर एग्जाम में पूछ लिया गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन फिर न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाता है, the sum of square of values summation of x square is 3390। ये स्केनर का रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में आपसे पूछा गया। अटेम्प्ट भी आपको मैं बता देता हूं कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा गया था। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको नवंबर 2007 का क्वेश्चन है। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ नवंबर 2007। ठीक, ये आपको दिया हुआ है, इसकी वैल्यूज दे रखी हैं। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 30 है, n इज इक्वल टू 30। स्टैंडर्ड डेविएशन 7 दे रखा है, सिग्मा इज इक्वल टू 7। ठीक है, एंड मीन उन्होंने पूछा है आपसे, तो यहाँ वेरिएंस का सेकंड फार्मूला लगा देते हैं, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ये 49 हो जाएगा, ये 3390 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। मीन हमें कैलकुलेट करना है। पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद जब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ हम एक्स बार स्क्वायर ले आएंगे। ठीक है, 3390 इज डिवाइडेड बाय 30 जब हम करते हैं तो आंसर हमारे पास 113 आता है। माइनस 49 कर देंगे, दिस इज माइनस 49, सो आंसर इज 64। तो डेफिनेटली एक्स बार इज इक्वल टू 8 आंसर। तो जस्ट रिपीटेड स्कैनर का चौथा क्वेश्चन जो स्कैनर से आया इस चैप्टर के अंदर, तो हम ये बात कर सकते हैं कि सारे जो क्वेश्चंस पढ़ाते समय आपको बताए गए थे कि बेटा ये इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आप देख रहे हैं यहाँ पूछे जा रहे हैं। आगे कंबाइन मीन और करेक्टेड मीन भी आने वाला है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद बारी आती है क्वेश्चन नंबर 13 की, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्सन पर। कुछ ज्यादा मेहरबानी है इस बार, अच्छी बात है। और
चूंकि सरल टॉपिक है तो ऐसा माना जाता है कि सब करके जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन हम देखते हैं कि मीन 50 ऑब्जर्वेशंस का मीन जो है वो 36 दिया हुआ है और दो वैल्यू 30 एंड 42 को अगर एक्सक्लूड कर दिया जाए, टू ऑब्जर्वेशंस 30 एंड 42 आर एक्सक्लूडेड, देन दी मीन ऑफ रिमेनिंग ऑब्जर्वेशंस आपको निकालना है। ठीक है, मीन ऑफ द रिमेनिंग ऑब्जर्वेशंस क्या होगा? तो सिंपल कंबाइंड मीन करेक्टेड मीन का फार्मूला लगाइए, 50 इंटू 36 माइनस 30 माइनस 42 एंड डिवाइडेड बाय 48। पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आप आधे मिनट में रिजल्ट ले लेते हैं। दिस इज 1800 माइनस 30 and minus 42, this is divided by 48, आंसर is 36। तो रिमेनिंग वैल्यूज का आंसर 36 आ रहा है। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ करेक्टेड मीन। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करें, इसी चैप्टर का आया हुआ क्वेश्चन, हम ये देख रहे हैं कि काफी क्वेश्चंस आए। एक क्वेश्चन आया है कि अरिथमेटिक मीन जो है वो 5 दिया हुआ है, ज्योमेट्रिक मीन जो है वो 4 दिया हुआ है, आपको नंबर पता करना है। व्हाट आर द नंबर्स? पहला ऑप्शन 2 एंड 3 है, इसको हमने कर लिया, ओके, इसको हम छोड़ते हैं, ये हो गया हमारा, फिर से आ गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 वेरिएंस वाला हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन बहुत सिंपल फिर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का पूछा गया है कि वेरिएंस 12 दिया हुआ है, मीन 40 दिया हुआ है, सीवी पूछा है। फिर से सीवी का एक और क्वेश्चन, पहले में सीवी और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया था, मीन पूछ लिया था, अभी वेरिएंस और मीन दे रखा है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन उन्होंने हमसे पूछा है। तो इसका फॉर्मूला तो सीधे ही लग जाएगा, √12 अपॉन 40 मल्टीप्लाई बाय 100। वेरिएंस 12 दिया है तो स्टैंडर्ड डेविएशन √12 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 40 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो आंसर जो होगा 8.66 इसका जो है आंसर आ रहा है। ठीक है बच्चों, सो आंसर इज 8.66। यहां पर सीधा सीधा क्वेश्चन में जो बताया गया है इसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। वेरिएंस 12 अगर दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो √12 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, वेरिएंस 12 है, मीन 40 है और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो √12 करके जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सो आंसर इज 8.65% दिया हुआ है। डी ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से डी इज दी करेक्ट आंसर। 8.66 बोल रहे हैं या 65 बोल रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो दिस इज दी 14th क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर। एक क्वेश्चन और बचा है, आप समझिए, आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस 15 क्वेश्चंस आर फ्रॉम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन। 15 भी नहीं बल्कि 16, अभी एक और बचा है। एक क्वेश्चन में अरिथमेटिक मीन जो है 5 दिया हुआ है एंड ज्योमेट्रिक मीन इज 4 एंड हार्मोनिक मीन हमको कैलकुलेट करना है। जस्ट रिलेशन बिटवीन एम, जीएम एंड एचएम हम जानते हैं कि G √n/h होता है, तो यहाँ 4 √5 × h करेंगे, सो दिस इज 16 5 × h, so h 16/5 means 3.2 is the answer। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्सन से आप देखिए न्यूमेरिकल पूछे गए ज्यादा डेफिनेटली, लेकिन सब ट्रेडिशनल फॉर्मूले पे बेस्ड है, कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ नया आपसे पूछा गया। ये भी एक रिलेशन होता है एम, जीएम और एचएम के बीच में, क्वेश्चन आ गया। मीन मीडियन मोड के बीच में रिलेशन होता है, क्वेश्चन आ गया। सीवी का क्वेश्चन आ गया, कंबाइंड मीन का क्वेश्चन ये आ गया सामने, 16वें नंबर का।
15 स्टूडेंट्स की एवरेज एज जो है 9 ईयर्स है। द एवरेज एज ऑफ 15 स्टूडेंट्स इज 9 ईयर्स। 15 टोटल स्टूडेंट है, एवरेज एज 9 साल दे रखी है। आउट ऑफ देम एवरेज एज ऑफ 5 स्टूडेंट इज 13 ईयर्स एंड 8 स्टूडेंट इज 5 ईयर्स। 5 स्टूडेंट की उम्र 13 वर्ष एवरेज है और 8 स्टूडेंट की उम्र 5 वर्ष एवरेज है। तो टोटल हो गए 5 एंड 8 13। रिमेनिंग 2 का उनने हमसे पूछा है। कंबाइंड मीन का फार्मूला 3 ग्रुप के लिए 9 इज द कंबाइंड मीन, टोटल स्टूडेंट्स आर 15। फर्स्ट 5 की एवरेज एज जो है वो 13 दे रखी है। नेक्स्ट 8 की एवरेज एज जो है वो 5 दे रखी है। बचे हुए 2 की हमको निकालना है। फॉर्मूला लगा दीजिए कंबाइंड मीन। ओवरऑल आप जब सॉल्व कर लेंगे तो x3 बार की वैल्यू आपको यहां से मिल जाएगी और x3 बार की जो वैल्यू आ रही है वो 15 ईयर्स आ रही है। आंसर सॉल्व करने पर x3 बार की वैल्यू 15 ईयर्स आ रही है। तो दोस्तों मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन के 16 क्वेश्चन आपके सामने जो मैंने आपको पूरे सॉल्व करवाए फर्स्ट से लेके लास्ट तक। हम देखते हैं कि 16 क्वेश्चन में जस्ट थोड़ी चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल भी आ गया है। मीडियन के लिए भी पूछ लिया है, वेरिएंस के लिए भी पूछ लिया है, चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। ठीक, और उसके बाद फिर जो है सीवी के 2 क्वेश्चन आ गए। कंबाइंड वेरिएंस का क्वेश्चन नहीं है लेकिन कंबाइंड मीन का क्वेश्चन है, करेक्टेड मीन का क्वेश्चन है, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन भी पूछ लिया है, मीडियन का जस्ट सिंपल क्वेश्चन आ गया है। ओके, तो ऑगिव कर्व का क्वेश्चन आ गया। नथिंग इज न्यू इन दिस पेपर 16 क्वेश्चंस में। अगला अगर हम बात करें तो अब हम बात करेंगे कोरिलेशन एंड रिग्रेशन वाले चैप्टर की। कम वेटेज मिला इस चैप्टर को। ठीक है, इसमें अगर हम देखें तो गिनती के 5 या 6 क्वेश्चंस इसमें इन्होंने पूछे हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन कोरिलेशन रिग्रेशन के टॉपिक से हमको आता है, इसमें क्वेश्चन में ऑप्शन भी गलत दिया हुआ है, वो भी अभी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है रिग्रेशन का। पहले की अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन दिस चैप्टर, वो इक्वेशन है 4x + 3y = 7। 4x + 3y + 7 = 0। हाँ, तो 4x + 3y ये एक इक्वेशन हमको दी हुई है। दिस इज द इक्वेशन। ये नहीं बताया कौन सी x की y पर है। दूसरी इक्वेशन है 3x + 4y + 8 = 0। फिर से आपको बताना चाहूंगा कि जब भी ये चैप्टर क्लास में पढ़ाया गया है तो ऑलवेज ये बताया गया है कि ये क्वेश्चन निश्चित तौर पर एग्जाम में हर अटेम्प्ट में पूछा जाता है। ठीक है, तो कोरिलेशन आर की वैल्यू आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। 2 इक्वेशंस आपको यहाँ मालूम नहीं है कौन सी है, तो जैसा कि हम करते हैं। ओके, हम पहले वाली इक्वेशन को y on x मान लेते हैं। तो दिस इज 3y - 4x - 7। तो y = -4/3x - 7/3। So therefore byx = -4/3। दिस इज द इक्वेशन। ओके, तो दिस इज x on y, तो इसमें 3x आएगा -4y - 8। So x = -4/3y - 8/3। So therefore bxy = -4/3।
अब हम यहाँ देख रहे हैं कि दोनों भी निगेटिव भी आ रहे हैं और 1 से भी बड़े आ रहे हैं। ओके, तो डेफिनेटली हमने जो माना है इनको हमको चेंज करना पड़ेगा। ये बी एक्स वाई -3/4 हो जाएगा, ये बी वाई एक्स भी -3/4 हो जाएगा। तो आर की जो वैल्यू है वो हमारी हो जाएगी -3/4 इंटू 3/4, so this is -9/16, so answer is -0.75। सॉल्व करने पर आंसर जो है वो नेगेटिव -0.75 आ रहा है, जो कि हमको ऑप्शन में दिया हुआ है। ओके, सो आंसर इज -0.75, ए ऑप्शन इसका आंसर है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला चैप्टर, पहला क्वेश्चन इस चैप्टर का कोरिलेशन रिग्रेशन का, दोनों लाइन कंसीडर करी y ऑन x, x ऑन y, दोनों के b निगेटिव आए बट दोनों b आर ग्रेटर देन 1, देयरफॉर हमको उनको चेंज करना पड़ा, दोनों को पलटना पड़ा। दोनों भी 3/4 हो गए बट दोनों निगेटिव हैं, इसलिए r की वैल्यू भी जो है वो निगेटिव आएगी। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। ओके बच्चों, नाउ सेकंड पे आते हैं। सेकंड नंबर पे आए, ठीक, तो सेकंड पर क्वेश्चन जो है वो इसमें भी रिग्रेशन लाइन दे रखी है एज यूजुअल, जैसा कि मीन का क्वेश्चन पूछा जाता है +1 = 0, और दूसरा ऑप्शन दे रखा है 5x + 6y + 1 = 0। मीन पूछा है x बार एंड y बार। ठीक, तो ऑप्शन से आप इसको कर लीजिए। पहला ऑप्शन आपका -1 और 1, -1 दे रखा है, दूसरा ऑप्शन आपका -1 और 1 है, तीसरा ऑप्शन इसका 1 और -1 दिया हुआ है, और चौथा ऑप्शन जो है वो 2 और 3 दे रखा है। तो जैसा कि हम देखते हैं, अगर हम x की जगह पर पहला ऑप्शन पुट करें और y की जगह पे, तो सी आंसर जो है वो फिट हो रहा है। 2 × 1 + 3 × -1 + 1, दिस इज 2 + 3, 2 - 3 + 1, 2 - 3 + 1 = 0। Equation is satisfied. Therefore, x bar = 1 and y bar = -1. This is the answer. ठीक है बच्चों, दूसरा ट्रेडिशनल हमेशा आने वाला क्वेश्चन, पहले वाले में दो रिग्रेशन इक्वेशन दे रखी है, आर की वैल्यू निकालनी है, दूसरे वाले में दो इक्वेशन दे रखी है, एक्स बार और वाई बार निकालना है। जैसा कि एक्सपेक्ट था कि रिग्रेशन से यही दो क्वेश्चन आने की उम्मीद हमको पहले से थी। फिर हम देखते हैं इसी चैप्टर में एक और रिग्रेशन का बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है। बी वाई एक्स रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स 0.5 है, एंड रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई दिस इज 0.46 है। सो आर की वैल्यू हो गई आपकी 0.5 × 0.46, प्रॉपर्टी लगा दी। द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ बोथ द रिग्रेशन कोफिशिएंट इज इक्वल टू द कोरिलेशन कोफिशिएंट। सॉल्व करने पे हमको इसका जो आंसर मिल रहा है वो मिल रहा है, आंसर इसका आपका सॉल्व करने पे 0.48। सो दिस इज द आंसर। थर्ड क्वेश्चन, तीनों न्यूमेरिकल कोरिलेशन रिग्रेशन वाले चैप्टर से अगर हम बात करें तो ये न्यूमेरिकल है। चौथा क्वेश्चन जो है वो रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट का है। मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स के 6 स्टूडेंट्स के मार्क्स हमको दिए हुए हैं, एक्स एंड वाई आर गिवन। सो वैल्यूज हमको जो इन्होंने दे रखी हैं वो दे रखी हैं 3, 5, 8, 4, 7, 10। ठीक, 6, 4, 9, 8, 1 एंड 2। रैंक को रिलेशन पूछा गया है तो डेफिनेटली पहले तो हमको इनको रैंकिंग करना पड़ेगा। रैंकिंग हम इसकी करते हैं तो 6, 4, 2, 5, 3 और 1 आती है। सबसे बड़ी वैल्यू 10 है तो यहां से शुरू करा, यहाँ सबसे बड़ी वैल्यू 9 है तो 1, 2, उसके बाद ऊपर चले गए तो यहाँ 3, फिर यहाँ इसकी 4 और यहाँ 6 और ये 5।
दीज आर दी रैंक्स। डी निकालते हैं, डी स्क्वायर निकालते हैं, तो डी निकालते हैं तो दिस इज 3, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 3, दिस इज -3 एंड दिस इज -4, टोटल 0। ओके, स्क्वायर कर देते हैं 9, 0, 1, 9, 9 एंड 16, टोटल आता है 44। आर का फॉर्मूला लगा देते हैं, आर इज इक्वल टू 1 - 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर अपॉन n इंटू एन स्क्वायर -1। सो दिस इज 1 - 6 इंटू 44 अपॉन 6 इंटू 35। ऑन सॉल्यूशन आंसर इज -2.5। जो इंफॉर्मेशन मिली है, बच्चों ने जो बताया है, उसमें -2.5 वाला ऑप्शन नहीं था, 0.25 जरूर दिया हुआ है। अब जो भी मैटर होगा सामने आएगा, लेकिन इसका आंसर -2.5 नेगेटिव आ रहा है। सो दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन ऑफ कोरिलेशन रिग्रेशन चैप्टर। ओके बच्चों, 16 और 4 20 क्वेश्चन अभी तक हमने कर लिए, पहले 4 चैप्टर के ऊपर बेस्ड हैं। ठीक, उसके बाद ये 4 क्वेश्चन के बाद कोरिलेशन रिग्रेशन का एक क्वेश्चन आया जिसमें डायरेक्टली उन्होंने कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला पूछ लिया है, व्हाट इज द कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला, और उसका पहला ही ऑप्शन जो है वो कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स। यहाँ उन्होंने एस एक्स और एस वाई दिया हुआ है बेसिकली क्वेश्चन में, लेकिन दिस इज सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर आर, डायरेक्ट कोरिलेशन का फॉर्मूला। ठीक, तो हम देखते हैं कि इस चैप्टर से हमको 5 क्वेश्चंस कुल मिलाकर के आए हैं। सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं है, सारे वही क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो संभावित थे, जिनकी उम्मीद थी आने की। ठीक है बच्चों, चलिए तो आगे ये हो गए हमारे 5 क्वेश्चन इस चैप्टर के। अगर हम अगले चैप्टर की बात करें तो फिर आता है हमारा इंडेक्स नंबर वाला चैप्टर। ठीक, इसके 4-5 क्वेश्चन लाइन से पूछे गए, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं। एक में तो उन्होंने हमको सीधे सीधे सारे टोटल्स दिए हुए हैं और लास्पारेज इंडेक्स नंबर हमको निकालने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, कैलकुलेट द लास्पारेज इंडेक्स नंबर इन्होंने हमसे निकालने के लिए बोला। तो लास्पारे का फॉर्मूला समेशन ऑफ P1 Q0 क्वेश्चन में दिया हुआ है वो 96 है, और समेशन ऑफ P0 Q0 भी क्वेश्चन में दिया हुआ है वो 73 है। सीधा हमको P01 लास्पारे लगाना है, सो 96 अपॉन 73 मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर इज 131.50। वेरी सिंपल, टेबल बनाने की भी जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आपको सारा टोटल दिया हुआ है और आपको लास्पारेज का इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। ओके, देन अगला जो क्वेश्चन हमको इसमें मिलता है वो क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग थोड़ा सा एक मैं आपको बता रहा हूं, इसको मैंने फेयर लिखा हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्स मेजरिंग द चेंजेस फ्रॉम मंथ टू मंथ, महीने से महीने तक, फ्रॉम मंथ टू मंथ इन द कॉस्ट ऑफ ए रिप्रेजेंटेटिव बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ द टाइप विच आर बॉट बाय ए टिपिकल हाउस होल्ड। एक गृहस्थ के द्वारा, एक हाउस होल्ड के द्वारा महीने के महीने खरीदी जाने वाली चीजों, बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विस का मतलब होता है वस्तुएं और सेवाएं भी हम खरीदते हैं। आजकल तो सर्विस इंडस्ट्री है, टेलीफोन का बिल पे करना, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना, ये सब सर्विस में जाता है। तो सर्विस और उत्पाद को खरीदने के लिए, सेवा और उत्पाद को खरीदने के लिए कोई व्यक्ति उसके कीमत में होने वाले परिवर्तन को मापने के लिए कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर यूज करता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर भी बोलते हैं जिसको। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर को मेजर करने की 2 मेथड्स होती हैं, जिसमें पहली मेथड का नाम है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड, जो कि बेसिकली लास्पारेज का फॉर्मूला है। तो इसलिए यहाँ पर जो 4 आंसर दिए हुए हैं, पहला आंसर उन्होंने रिटेल प्राइस दिया हुआ है, दूसरा लास्पारेज प्राइस इंडेक्स, तीसरा फिशर इंडेक्स और चौथा पार्शियल इंडेक्स नंबर। तो हमारा जवाब इसमें जाएगा लास्पारे इंडेक्स नंबर।
क्योंकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर आप निकाल रहे हैं और उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लास्पेरी की मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 भी जो इस चैप्टर से आया है वो है फिशर इंडेक्स नंबर इज कॉल्ड आइडियल इंडेक्स नंबर। वही ट्रेडिशनल घिसा पीटा सा क्वेश्चन। फिशर इंडेक्स नंबर इज कॉल्ड एन आइडियल इंडेक्स नंबर बिकॉज इट सेटिस्फाइड नंबर 1 फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, नंबर 2 टाइम रिवर्सल टेस्ट, नंबर 3 बोथ फैक्टर एंड टाइम रिवर्सल टेस्ट एंड नंबर डी सर्कुलर टेस्ट। बताने की जरूरत नहीं है, आप सबको इसका जवाब मालूम है और इसका आंसर होगा बोथ फैक्टर एंड टाइम रिवर्सल टेस्ट। तो दिस इज द थर्ड क्वेश्चन थ्योरेटिकल। इसके पहला वाला भी थ्योरेटिकल था, ये भी थ्योरेटिकल है। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन एक छोटा मोटा हल्का फुल्का सा न्यूमेरिकल। लास्पारेज इंडेक्स नंबर आपको 119 दे रखा है, पाशेज इंडेक्स नंबर आपको 112 दे रखा है और फिशर पूछा है। हम जानते हैं कि फिशर का इंडेक्स नंबर लास्पर और पाशे के इंडेक्स नंबर का ज्योमेट्रिक मीन होता है। तो हमको इनका ज्योमेट्रिक मीन निकाल देना है 119 मल्टीप्लाई बाय 112 और इसको सॉल्व कर लेना है। तो आंसर हमको इसका मिल जाएगा और इसका आंसर हमारा आ रहा है 115.45। सारे क्वेश्चन अगर हम इन 4 क्वेश्चंस की बात करें तो इनको करने में 2 से 3 मिनट का समय अगर लगता है तो वो भी ज्यादा है। कैलकुलेटर उठाइए, ये तो मैं आपको लिख करके बता रहा हूं, आपको तो कुछ भी नहीं करना है। कैलकुलेटर पे 119 मल्टीप्लाई बाय 112 करना है, रूट लगाना है, आंसर आ जाएगा। जस्ट 2 ऑपरेशन आपको मैथमेटिक्स करना है, आपका काम फिनिश। चलिए सर, तो चौथे के बाद ये 4 क्वेश्चन इंडेक्स नंबर के, एक 5वां क्वेश्चन एक इंडेक्स नंबर का और पूछा गया जिसमें वो लगाया कि द प्राइस इंडेक्स व्हेन ए न्यू कमोडिटीज रिक्वायर्ड टू बी एडेड विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड। उसमें उन्होंने एक शिफ्टेड प्राइस इंडेक्स दिया हुआ है जो कि बेस शिफ्ट के काम आता है, स्प्लाइसिंग दिया हुआ है जो कि 2 इंडेक्स नंबर की कैटेगरी को अनकंप्लीट सीरीज को मिलाने के काम आता है, डिफ्लेटिंग हम जानते हैं कि परचेसिंग पावर ऑफ मनी के लिए यूज होता है, और वैल्यू प्राइस इंडेक्स नंबर। तो इसमें स्प्लाइसिंग में हमें फैसिलिटी मिल रही है कि हम नए आइटम को उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो इसका जो जवाब होगा वो स्प्लाइसिंग मेथड होगा। ये 5 क्वेश्चन इंडेक्स नंबर वाले चैप्टर से आए। 16 फ्रॉम सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्शन, ओके, एंड 5 फ्रॉम कोरिलेशन रिग्रेशन। ठीक, और कोरिलेशन रिग्रेशन से 5 आए, 16 और 5 21 एंड 5 फ्रॉम इंडेक्स नंबर। 26 क्वेश्चन हमारे होते हैं जो कि हम लगभग 30 से 35 मिनट में करके बाहर निकल सकते हैं आराम से। ज्यादा समय बता दिया, मैं सॉल्व करके आपको बता रहा हूं, इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग रहा है। चलिए अगले चैप्टर पे आते हैं। अगला चैप्टर अब हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी का। ठीक, एक्सपेक्टेशंस के कोई क्वेश्चन इसमें पूछे नहीं गए। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसके भी 4 to 5 क्वेश्चन इन्होंने एग्जाम में पूछे। ठीक है, एक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का सीधे सीधे आया है जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है, नवंबर 2007 में ऑलरेडी वो आ चुका है। ठीक है, स्कैनर का क्वेश्चन है, पिछले चैप्टर में हम देख रहे हैं स्कैनर के 5 से 6 क्वेश्चंस आ चुके हैं। ये स्कैनर का 7वां क्वेश्चन है। किसी मशीन में किसी पार्ट ए के डिफेक्टिव मिलने की संभावना, पार्ट ए डिफेक्टिव होगा इसकी प्रोबेबिलिटी उन्होंने हमको दे रखी है 0.08 और पार्ट बी के डिफेक्टिव होने की दे रखी है 0.05। ठीक, अब वो बोल रहे हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट असेंबल्ड पार्ट विल नॉट बी एनी डिफेक्ट। जब दोनों को मिला करके एक असेंबल करके एक नया आइटम बनाया जाएगा तो उसमें कोई डिफेक्ट नहीं होगा। तो इसके लिए जरूरी है कि ये दोनों उसमें ना आए, ना तो ए ना बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार यूनियन बी बार हम इसमें करेंगे। दोनों पार्ट इंडिपेंडेंटली डिफेक्टिव हैं, तो इस तरह से इसको हम यहाँ पर सॉल्व अगर करते हैं तो दोनों खराब नहीं होंगे। ए बार इंटरसेक्शन बी बार इज इक्वल टू पी ए बार इंटू पी बी बार। पी ए बार हो जाएगा 0.92, पी बार बी बार हो जाएगा 0.95, आंसर इज 0.874।
वेरी सिंपल, आधे मिनट का क्वेश्चन। दोनों पार्ट्स का डिफेक्टिव होना ना होना इंडिपेंडेंट है। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक, सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो उन्होंने सीधे सीधे हमको पी ए इज इक्वल टू 1/3, पी बी इज इक्वल टू 3/4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर 11/12 दे रखा है, और हमसे वो B/A कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं। हम जानते हैं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी, तो पहले हम एडिशन थ्योरम का इस्तेमाल करके ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। सो दिस इज 1/3 प्लस 3/4 माइनस 11/12। तो इसका जो आंसर हमारा आएगा ए इंटरसेक्शन बी, वो 1/6 आएगा फाइनली। ठीक, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी निकाल ली। अब कंडीशनल इज इक्वल टू होता है ज्वाइंट अपॉन सिंपल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A जब हम करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए, तो ए इंटरसेक्शन बी 1/6 हो जाएगा और पी ए जो है 1/3 हो जाएगा। सो आंसर इज 3/6 यानी कि 1/2। दिस इज द आंसर। सेकंड न्यूमेरिकल ऑफ चैप्टर प्रोबेबिलिटी। थर्ड की बात करें, एक लीप ईयर में 53 मंडे आने की प्रोबेबिलिटी, हमने 53 संडे वाला पढ़ा है, या 53 मंडे आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 2/7 हो जाती है। हम जानते हैं कि एक लीप ईयर में 366 डेज होते हैं टोटल, और एक वीक में 7 डेज होते हैं। तो 52 इंटू 7 करके 364 डेज कंप्लीट हो गए। 52 वीक में 364 डेज कवर हो गए। 2 दिन हमारे रिमेनिंग बचते हैं, उसमें एक दिन हमारा एक कॉम्बिनेशन बनता है संडे मंडे का। द रिमेनिंग 2 डेज आर ऑब्टेन इन 7 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वेज। बचे हुए 2 दिन 7 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तरीकों से मिल सकते हैं। संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे एंड सैटरडे संडे। इसको हम देख सकते हैं कि जो बचे हुए 2 दिन है वो हमको 7 तरीकों से मिल सकते हैं। इसलिए टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमने यहाँ 7 लिख लिए हैं, और 2 उसको फेवर कर रहे हैं, नंबर 1 और नंबर 2। अगर संडे मंडे आ गया तो भी पूरे साल में 53 मंडे होंगे, और मंडे ट्यूसडे आ गया तो भी पूरे साल में 53 संडे मंडे होंगे। तो इसलिए जो है इसका जवाब है 2/7। ठीक है बच्चों, क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है, वो अलग बात है कि हमने 53 मंडे की जगह 53 संडे का किया था। राइट, चलिए फोर्थ क्वेश्चन अगर हम प्रोबेबिलिटी के पार्ट पे देखें, 3 न्यूमेरिकल के बाद प्रोबेबिलिटी के कुछ और क्वेश्चंस आए हैं। तो एक क्वेश्चन फिर सीधा थ्योरी है, जिसमें उन्होंने पूछा है कि ए और बी आर इंडिपेंडेंट हैं, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, और ए जो है वो 0 नहीं है और बी जो है वो भी 0 नहीं है, मतलब कोई भी प्रोबेबिलिटी इनमें से 0 नहीं है। तो वो बोल रहे हैं कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। एक है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी, ये तो करेक्ट है बिकॉज ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, तो पी ए इंटू पी बी होगा डेफिनेटली। दूसरे में वो बोल रहे हैं कि पी ए बार पी ए ऑब्लिक बी इज इक्वल टू पी ए, ये भी करेक्ट है क्योंकि जब इवेंट इंडिपेंडेंट होती है तो सिंपल प्रोबेबिलिटी और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है। व्हेन इवेंट आर इंडिपेंडेंट देन सिंपल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, दिस इज आल्सो करेक्ट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर यहां दे रखा है पी ए प्लस पी बी, ये गड़बड़ है साहब, लेकिन इसके पहले डी ऑप्शन भी देख लेते हैं। तो यहां उन्होंने ए बार इंटरसेक्शन बी बार बराबर पी ए बार इंटू पी बी बार दे रखा है,
तो यहां पर ये तीनों ऑप्शन तो करेक्ट हैं, लेकिन डी ऑप्शन जो है वो गलत है। एक्चुअली ए यूनियन बी बराबर यहां होना चाहिए था पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटू पी बी। When events are independent, then addition theorem is given as this way। इस तरीके से हम उसको देते हैं। तो यहां ये होना चाहिए था, तो ये हुआ नहीं। ये केवल तब होगा जब इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगी, तब ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी होता है। सो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट इन दिस क्वेश्चन। उन्होंने पूछा कौन सा गलत है, तो ये वाला गलत है। ठीक है बच्चों, चलिए पांचवें पे आते हैं। पांचवें नंबर की बात करें, प्रोबेबिलिटी का अगर हम बात करें, तो पांचवें नंबर का क्वेश्चन कंपाउंड प्रोबेबिलिटी थ्योरम पूछिए, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। हम जानते हैं कि मल्टीप्लीकेशन थ्योरम बोलती है कि ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ द इवेंट इज इक्वल टू सिंपल प्रोबेबिलिटी ऑफ वन इवेंट एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ अनदर इवेंट। पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। सिंपल प्रोबेबिलिटी ऑफ वन इवेंट एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ अनदर इवेंट के मल्टीप्लाई के बराबर होती है। सो दिस इज द कंपाउंड प्रोबेबिलिटी थ्योरम, जिसको हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं। ये सीधे सीधे उन्होंने आपसे यहां पर पूछ लिया है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। दो जगह उन्होंने सीधे सीधे प्रोबेबिलिटी पूछ ली है आप लोगों से। ठीक है बच्चों, तो हम अभी डिस्कस करें सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्सन के 16, कोरिलेशन रिग्रेशन के 5, इंडेक्स नंबर के भी 5 और प्रोबेबिलिटी के भी 5 क्वेश्चंस अभी तक हमको आते हैं। तो ये टोटल हमने 31 क्वेश्चंस अभी तक देख लिए। ठीक है बच्चों, नाउ नेक्स्ट अगला जो चैप्टर हमारा आता है वो आता है प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट चैप्टर वो है हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाला। लेकिन उसके पहले मैं एक नजर और मान लेता हूं कि शायद प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस और आते हों। ठीक है, एक नजर, क्योंकि मेरी काउंटिंग के हिसाब से क्वेश्चंस कुछ कम हो रहा है प्रोबेबिलिटी के। एक दो तीन चार और 5, हाँ दो क्वेश्चन और है जो कि बहुत सरल है। क्वेश्चन नंबर 6, एक क्वेश्चन है कि नेचुरल फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर में से अगर हम एक नंबर को सिलेक्ट करेंगे तो वो 3 और 4 का मल्टीपल होगा। इट इज ए मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4। ये नहीं पूछा कि 3 और 4, पूछा है कि 3 का भी मल्टीपल होगा और 4 का भी मल्टीपल होगा। जस्ट वेरी सिंपल क्वेश्चन। 3 और 4 के 1 से लेके 50 के बीच में 4 मल्टीपल आते हैं। 12 is the multiple of 3 and 4, 24 is the multiple of 3 and 4, 36 is the multiple of 3 and 4, and 48 is also multiple of 3 and 4. So answer is 4 by 50 means 2 by 25. Very simple numerical of probability. First 50 नेचुरल नंबर में 3 और 4 के मल्टीपल आएंगे, इसकी संभावना 2 by 25 है। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो बोल रहे हैं कि 3 कॉइन्स आर टॉस टुगेदर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। अगर हम 3 सिक्कों को एक साथ टॉस करते हैं तो हमारे पास सैंपल स्पेस में, इस क्वेश्चन को 3 तरीकों से कर सकते हैं। एक सैंपल स्पेस बना लेंगे तो 8 पॉसिबल आउटकम्स होंगे, हेड हेड हेड
हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, उसके बाद फिर हेड टेल टेल, फिर टेल टेल हेड, फिर टेल हेड टेल, और फिर तीनों टेल आ सकते हैं। तो टोटल पॉसिबल आउटकम 16 है, और फेवरेबल जो है वो इवेंट के वो 3 है, हेड हेड और टेल आ जाए, टेल और हेड हेड आ जाए, और हेड टेल हेड आ जाए। सो आंसर इज 3/8। क्वेश्चन कई बार करवाया हो क्लास में। इसका पहला जो अप्रोच है वो ये है। दूसरा अप्रोच ये है कि 3 इवेंट हो सकती हैं और तीनों इवेंट आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। आपको निकालनी है 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, मतलब या तो ये आ जाए, या ये आ जाए, या ये आ जाए। मतलब है 1/2, 1/2 एंड 1/2 प्लस 1/2, 1/2, 1/2। तीनों इवेंट आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इसलिए हम इनको प्लस कर देंगे, और ये तीनों इंडिपेंडेंट हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दिस इज 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8, सो आंसर इज 3/8। दिस इज द सेकंड मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। दोनों में से आप कोई सी भी कर सकते हैं, और अगर कुछ थोड़ा सा आपको ज्यादा ज्ञान है तो आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगा दीजिए। n बराबर 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर 1/2। 2 हेड आने की बात कर रहा है, सो दिस इज 3c2 1/2 की पावर 2 एंड 1/2 की पावर 1, सो आंसर इज 3/8। थर्ड अप्रोच टू सॉल्व दिस क्वेश्चन थ्रू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। जिनने पढ़ा है उनको समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको अपन ने सॉल्व किया है। तो ये 7 क्वेश्चन जो है वो प्रोबेबिलिटी के आपको हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है वो अब हमको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें। काफी कम क्वेश्चन इस चैप्टर से उन्होंने पूछे हैं, और बहुत सिंपल पूछे हैं। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें, तो एक क्वेश्चन जो है आपको आया है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, ओके, जिसमें उन्होंने उसका स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा हुआ है। एक क्वेश्चन आपको जो आया है पॉइजन का, और एक क्वेश्चन आपको जो आया है नॉर्मल का है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें, एक उन्होंने थ्योरी पूछी कि स्क्यूनेस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज, स्क्यूनेस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज 0। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज ए सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, वहां स्क्यूनेस होती नहीं है। कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस β1 0 होता है। हम पढ़ते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज ए सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसके अंदर स्क्यूनेस जो है वो 0 होगी। दूसरा क्वेश्चन पॉइजन का है, जिसमें x की वैल्यू 2 आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो x की वैल्यू 3 आने की प्रोबेबिलिटी के बराबर दे रखी है, और वेरिएंस उन्होंने पूछा है। हम जानते हैं कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में मीन और वेरिएंस दोनों इक्वल होते हैं, m के बराबर होते हैं। तो इस इक्वेशन को अपन सॉल्व कर लेंगे। e की पावर -m, m की पावर 2 इंटू इज इक्वल टू e की पावर -m, m की पावर 3 ये और ये आपस में कैंसिल, ये m से m भी गए, या 1/2 बचेगा, ये m/6 बचेगा। तो m बराबर हो गया 6/2, आंसर इज 3। तो वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू 3। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का, मीन वेरिएंस का बहुत ही सरल सा सिंपल सा क्वेश्चन एग्जाम में आया। ओके, थर्ड क्वेश्चन की बात करें, डायरेक्ट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ लिया है। हम जानते हैं √NPQ होता है। दिस इज द आंसर। चौथे क्वेश्चन की बात करें, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल उन्होंने दिया हुआ है, ठीक, और जिसके लिए उन्होंने बच्चों का ये कंप्लेंट थी कि साहब उसमें उन्होंने हमको टेबल वैल्यू नहीं दे रखी है। लेकिन मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूं। नंबर ऑफ बाइक की स्पीड जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रही है, जिसका मीन 83 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, और स्टैंडर्ड डेविएशन 9.4 किलोमीटर दे रखा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ बाइक picked at random is traveling at more than 9.4
95 किलोमीटर पर आवर। ओके, z बनाएंगे x माइनस 83/9.4 इफ x इज इक्वल टू 95, जिस जगह x 95 है वहां z की वैल्यू जो है वो हो जाएगी आपकी 95 माइनस 83 डिवाइडेड बाय 9.4। तो इससे आपकी z की वैल्यू जो है वो 1.28 आ रही है। दिस इज 1.28। तो आप नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व बनाइए, या आपने नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व बनाई, या आपका x है वो आपका 90 कितना दे रखा है 83, तो z 0 हो जाएगा। या आपका x जो है वो 95 हो गया है, तो z की वैल्यू जो है वो 1.28 हो जाएगी, और ये निकालना है आपको, दिस वन। ये वाली प्रोबेबिलिटी आप टेबल से अगर देखेंगे तो आएगी 0.3997 1.28 पे, तो ये हो जाएगी आपकी 0.1008। दिस इज द आंसर। अब चूंकि वहां टेबल वैल्यू ही नहीं दे रखी है तो आंसर निकालने का सवाल ही पैदा नहीं होता, कायदे से टेबल वैल्यू आपको वहां दी जानी चाहिए। तो दीज आर द क्वेश्चंस 1 2 3 4 फ्रॉम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जैसा कि हमको बच्चों ने बताया, जैसा कि क्वेश्चन हमको मिले उस हिसाब से हम आपको ये बता रहे हैं। ओके बच्चों, तो आपके 16 हो गए सेंट्रल टेंडेंसी के, 5 हो गए कोरिलेशन रिग्रेशन के, 5 हो गए आपके इंडेक्स नंबर के, 7 क्वेश्चन हो गए प्रोबेबिलिटी के, और 4 क्वेश्चन आपके हो गए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के। तो ये हो गए आपके 20 और 10 30, और टोटल मिला के 37 क्वेश्चंस हमने कर लिए। अब हमारा बचता है, वो बचता है चैप्टर नंबर 1 स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा देखते हैं इसके भी कितने क्वेश्चंस पूछे गए। 2-3 क्वेश्चंस यहां इसके भी बनते हैं। एक क्वेश्चन जो है वो प्राइमरी डेटा का सोर्स क्या है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ प्राइमरी डेटा। तो इसमें जो ऑप्शन दिए हैं उसके हिसाब से क्वेश्चनेयर फिल्ड बाय द इन्यूमरेटर ही इसका आंसर है। क्वेश्चनेयर फिल्ड बाय द इन्यूमरेटर। ठीक है, तो ये तो एक मॉड्यूल का क्वेश्चन है आया हुआ, स्कैनर में मिल जाएगा, मॉड्यूल में मिल जाएगा, दोनों जगह से ही आया हुआ क्वेश्चन है सीधे सीधे कि प्राइमरी डेटा का सोर्स क्या होता है। तो डायरेक्ट हम क्वेश्चनर भरवा के जो जानकारी लेते हैं वो प्राइमरी सोर्स कहलाता है। दूसरे नंबर पे जो क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा गया एग्जाम में, विच ऑफ द लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेबल प्रोवाइडिंग द डिस्क्रिप्शन ऑफ द रो। तो कॉलम के हेडिंग को कैप्शन बोलते हैं, रो के हेडिंग को स्टब बोलते हैं, तो इसका आंसर हो गया स्टब। ये भी मॉड्यूल का और स्कैनर का क्वेश्चन है, रिपीट हो। स्कैनर से टोटल अगर हम देखें तो 10 क्वेश्चन लगभग स्कैनर से वैसे के वैसे ही आपको एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए हम आपसे पहली प्राथमिकता में बोलते हैं कि आप स्कैनर जरूर सॉल्व करके जाएं, क्योंकि क्वेश्चन उसमें से सीधे सीधे रिपीट हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये उसका पहला क्वेश्चन प्राइमरी डेटा वाला था। दूसरा क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि रो के हेडिंग को क्या बोलते हैं। एक क्वेश्चन जरूर थोड़ा सा नया आ गया जिसके बारे में हम क्लास में डिस्कस नहीं कर पाते। जब भी हम क्लास इंटरवल बनाते हैं तो क्लास इंटरवल वैसे तो ऑफिशियली हम अपने हिसाब से बना लेते हैं, लेकिन उसको निकालने का एक फॉर्मूला बनाया हुआ है। वो फॉर्मूला पूछ लिया गया है कि अगर आपको नंबर ऑफ क्लास इंटरवल निकालने हैं तो आप कौन से फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो उसका करेक्ट आंसर है 1.1 प्लस 3.322 log n। दिस इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एन का मतलब 50 डेटा दे रखे होंगे तो log 50 निकालिए, उसमें 3.322 का मल्टीप्लाई कीजिए और +1 कर दीजिए। दिस इज एन ऑफिशियल फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ क्लास इंटरवल। तो ये एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया।
और इसी चैप्टर की कैटेगरी में इसको हम डालेंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो है इस चैप्टर से फिर ये 3 क्वेश्चंस जो है हमें आए हैं, ठीक है। स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा वाले चैप्टर से अगर हम बात करें तो ये 4 क्वेश्चंस हमको आए, 3 आए, सॉरी 3 क्वेश्चन इस चैप्टर के हमको मिलते हैं, बाकी कोई क्वेश्चन नहीं है। तो ये 3 हमारा, और अगर हम प्लस कर दें तो ये 40 क्वेश्चंस हमारे जो हैं वो हो जाते हैं स्टैटिस्टिक्स वाले पार्ट से एग्जाम में आए हुए, ठीक है बच्चों। तो अब आप देख समझ लीजिए क्या कहानी है, पेपर में कुछ दम नहीं है, सारे जामे जमाए क्वेश्चंस। ये 3 क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगर हम इस एक क्वेश्चन को हटा दें तो ये दोनों क्वेश्चन सीधे सीधे स्कैनर से उठाए हुए हैं। तो ये 40 क्वेश्चंस जो है वो स्टैटिस्टिक्स के आपसे पूछे गए, जिसमें से एक क्वेश्चन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट का था जिसका आंसर गलत है, 0.25 की जगह 0.25, और एक क्वेश्चन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का था जिसमें आपको टेबल वैल्यू नहीं दी गई। जैसा कि हमेशा रहा है कि टेबल वैल्यू दी जाती है, देना भी चाहिए, पर वो नहीं दी गई है, तो उसके कारण से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। बाकी ये 38 क्वेश्चंस में आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन, कोई नया पैटर्न, इस एक क्वेश्चन को छोड़ दें तो सारे के सारे क्वेश्चंस पुराने पैटर्न पे आए हुए हैं, चाहे वो कोरिलेशन रिग्रेशन के हों, चाहे वो प्रोबेबिलिटी के हों, चाहे वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के हों। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जैसे चैप्टर में से भी उन्होंने 4 बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन पूछे। तो दिस इज द पेपर सॉल्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, पर्टिकुलर 40 मार्क्स के क्वेश्चंस को हमने कराया, और डेफिनेटली आपको मैं अपनी बात रखने में, समझाने में सफल रहा हूँगा, और उम्मीद है कि आप इससे आपको कुछ फायदा होगा। जो बच्चे किस मामले को लेकर कंफ्यूज थे तो उनको भी पोजीशन क्लियर हो गई होगी कि क्या उनका आगे के अंदर सीन बैठता है। चलिए, रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं 20, उसके बारे में अपन अगली बार फिर कभी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपसे नमस्ते, थैंक यू वेरी मच। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, 3-4 दिन की छुट्टी मनाइए और उसके बाद इंटर की तैयारी में भिड़ जाइए। इंटर के लिए आपके पास ज्यादा समय नहीं है, फाउंडेशन के लिए बहुत टाइम था, इंटर के लिए टाइम कम है, तो प्लीज ज्यादा समय ना गंवाते हुए थोड़े दिन, 2-4-5 दिन अपने दिमाग को रेस्ट देने के बाद अगले टारगेट की तरफ लग जाइए। ओके, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, नमस्ते।